आज again we are going into the next step. So before going into the next step, let me just give you the basics of this 18 golden steps. कि these steps are not just to be heard, सिर्फ सुनने के लिए नहीं है. These steps are to be taken. Steps का मतलब होता है चलना पड़ता है, right? If you need to start walking and taking the step by step, the baby steps, and becoming a complete Viva business owner in all sense. That is what we are intending. And don't be a part of the learners, be the part of the winners. Those who are the winners are always not just learning, they're also. Here we go. The step number 10 is very, very important and a very nice step, जिसके बारे में मैं एक पूरे दिन के लिए मैं आपके साथ में इसके बारे में शेयर कर सकता हूं, लेकिन we have very less time. So the step number 10 in the 18 golden steps says, be a business incubator. Yes, step number 10 है be a business incubator. और ये incubator, the word incubation, उसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग जानेंगे. What is the meaning of incubator? Incubator is the word used in especially hospitals. जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो कहते हैं कि बच्चा अभी इस माहौल के लिए, यानी जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण, उसमें ओपन रखने के लिए बच्चा अभी तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक वो बच्चा जो है अपनी माँ की गोद में सुरक्षित रहा 9 महीने के लिए, लगभग अराउंड 9 मंथ्स के लिए. एंड जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, अगर कंडीशन ठीक नहीं है और बच्चा अभी तक इस कंडीशन के लिए, इस पर्यावरण के लिए अगर तैयार नहीं है, तो डॉक्टर कहते हैं पेरेंट्स को या उस बच्चे को, मतलब बच्चे के जो वहां पर टेक केयर करने के लिए हैं, पेरेंट्स, उनके नानी, दादा, दादी, उनको बताते हैं कि बच्चे को इंक्यूबेटर में रखना है. इंक्यूबेटर में रखना होगा 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए. कभी कभी मैंने सुना कि 10 दिन के लिए भी बच्चे को इंक्यूबेटर में रखा जाता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. और ये इंक्यूबेटर वर्ड वहां से it has become very, very popular. So basically, what is the meaning of incubation या incubator? Incubator या incubation का मीनिंग ये है कि जो नया बच्चा, जिस बच्चे का जन्म अभी अभी हुआ है, उस बच्चे को उस एनवायरमेंट के अंदर, उस माहौल के अंदर एडजस्ट होने के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए, एडजस्ट होने के लिए उस इंक्यूबेशन का प्रोसेस फॉलो किया जाता है. Right? This is a simple technical, non-technical explanation of the technical word for आम लोग, जो हमारे जैसे लोगों के लिए समझने के लिए ये काफी है. चलिए, अब इसको बिजनेस के अंदर क्यों यूज किया जा रहा है? इसीलिए यूज किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है क्योंकि दोस्तों, जब कोई हमारे टीम के अंदर आते हैं, जब वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइन अप करते हैं एज ए वीवा रिटेलर या वीवा बिजनेस ओनर, जब उनको हम एलिवेट करते हैं टू द रैंक ऑफ स्टार, उनको वीबीओ कहते हैं, तो उन्हें हमें सही मतलब एटमॉस्फेयर, सही माहौल, सही सिस्टम देना चाहिए, जिस सिस्टम के अंदर वो एडाप्ट कर सकते हैं अपने आप को आगे जाकर इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा बनने के लिए, बड़ा सोचने के लिए और बड़ा करने के लिए. एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन प्रोसेस. एंड इंडस वीवा के अंदर ऑल ऑफ अस, हम सब लोग इंक्यूबेटर्स हैं. मैं आज इस बिजनेस के अंदर जिंदा हूं इसीलिए क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, इस इंडस्ट्री कंपनी के अंदर मैं आया, तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा सा एक माहौल बनाकर दिया, एक सिस्टम दिया मुझे. वाइब्रेंट वीवा एजुकेशन सिस्टम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. और सबसे इंपॉर्टेंट रोल मेरे मेंटर एडवोकेट अभिलाष थॉमस, आवर रेस्पेक्टेड सीईओ, उन्होंने निभाया. उन्होंने एज ए इंक्यूबेटर, वो इंक्यूबेटर, आई एम द न्यू पर्सन, तो उन्होंने मुझे सही माहौल में पेश किया, सही चीजें मेरे सामने पेश किया, मुझे सही माहौल में रखा उन्होंने, और सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे दिया. वो सब जानकारी उनसे पाने के बाद, उनके सपोर्ट से, उनके सहयोग से और उनके मार्गदर्शन से, मैं उस वक्त, यानी जब बहुत ही मासूम
एक पीरियड या समय माना जाता है। उस वक्त मैंने अपने आप को बचा के रखा, जिंदा रखा, अपने आप को बहुत ही सही इंफॉर्मेशन से मैंने अपने नॉलेज को इंप्रूव किया, सही जानकारी उनसे प्राप्त की और समझदार हो गया इस बिजनेस के अंदर, और मैं बिजनेस के अंदर आगे बढ़ गया और आज मैं रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर रैंक पर आपके सामने यहां पर हूं। तो आज का जो अचीवमेंट है, इसका सबसे बड़ा रोल, इसके अंदर सबसे बड़ी एक कंट्रीब्यूशन, योगदान किसका है? इंक्यूबेटर का है। यानी मेरे जो मेंटर और स्पॉन्सर थे और हैं, उनके रोल है, उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभाया। अब सवाल यही है, इस प्रेम कुमार को सही इंक्यूबेशन एक एडवोकेट अभिलाष थॉमस ने किया, या वो माहौल उन्होंने दिया, उसके वजह से आज मैं सक्सेसफुल बन गया या मैं किसी रैंक पर पहुंच गया। अब आपको भी सोचना होगा कि आपको और कितने लोगों को बिजनेस में स्पॉन्सर करना है, या जिन लोगों को ऑलरेडी आपने स्पॉन्सर कर रखा है, क्या आप उन्हें सही माहौल, सही इंक्यूबेशन आप दे पा रहे हैं कि नहीं? ये आपका एक सवाल होना चाहिए। और दूसरी सवाल ये भी होनी चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो नए बच्चे हैं, जन्म ले रहे हैं एवरी वीक, हर हफ्ता में जो लोग आपकी टीम में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो नए लोग आ रहे हैं, क्या एज ए लीडर, एज एन अपलाइन, क्या आप उन लोगों को एक सही माहौल, एक सही मार्गदर्शन, एक राइट ओरिएंटेशन आप उन्हें दे रहे हैं कि नहीं? क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस प्रकार का एक सिस्टम है कि नहीं? वो आपको चेक करना पड़ेगा हर वक्त, क्योंकि जो नए लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो रूट्स माना जाता है, जिसको हम कहते हैं जड़, इफ द रूट्स आर स्ट्रॉन्गर, जो लोग नए लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, दे आर लाइक द न्यू सेल्स, कोशिकाएं जो हमारे शरीर के अंदर, आपको पता है बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, एंड हर वक्त नया जो सेल जो है उसका जन्म होता है, और पुराना जो सेल होता है उसका भी डेथ होता है। ये एक प्रोसेस है। सो जो नया सेल जो होता है, वैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए लोग जब आते हैं, उनका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम सबको ये जो 10th स्टेप जो है, इसको बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि मुझे देश के कोने कोने में मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे फैलाना है, और चारों ओर मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड हो, तो यू शुड बी एन अमेजिंग इंक्यूबेटर पर्सनली। और आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वीबीओज आपके साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि ओनली वीबीओ कैन बिकम एन इंक्यूबेटर। आपको पता है, इससे पहले इंडस वीवा में कोई भी एनरोल हो सकते थे और डायरेक्टली उनको वीबीओ का स्थान, यानी एक पोजीशन दिया जा रहा था। लेकिन कंपनी और वाइब्रेंट विवा एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ सुधार और कुछ सुझाव के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया या उसको एनहांस किया, क्योंकि हमें लग रहा था एक वीआर यानी विवा रिटेलर का स्टेप हो, और उस स्टेप के ऊपर एक वीबीओ का स्टेप हो, और विवा रिटेलर लेवल पर किसी को एनरोलमेंट करने का, इंक्यूबेट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहिए, और वीबीओ लेवल पर जाने के बाद ही लोगों को इंक्यूबेटर का एक प्रोसेस कराने का एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए। ये इसीलिए दोस्तों, इससे कुछ लोग नाराज भी थे। वो कह रहे थे कि सर, मैं तो बिजनेस के अंदर आ गया, अब बाकी लोगों को बिजनेस के अंदर लाना चाहता हूं, लेकिन ये प्रोसेस की वजह से मुझे 1 हफ्ता 2 हफ्ता मुझे वेट करना पड़ रहा है। दोस्तों, वेट तो हमें करना अच्छी बात है, क्योंकि वेट करने से हम सीखते हैं, हमें पता चलता है कि मुझे क्या पता नहीं है, और हम वो जानने के लिए भी थोड़ा सा समय हमें देना पड़ता है। तो वीवा रिटेलर बिजनेस के अंदर आते हैं, जो खुद रिटेल नहीं करते हैं, जो खुद बिजनेस के बारे में नहीं जानते हैं, वो दूसरों को जाकर कितनी गहराइयों में बिजनेस को समझा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर हम समझ नहीं पाते तो लोगों को भी हम समझा नहीं पाते।
और मार्केट में आपको तो पता है, समझने वाले कम और समझाने वाले ज्यादा। तो इसी कारण से इंडस विवा की जो वाइब्रेंट विवा एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर एक चेंज लाया गया, राइट, कि अगर कोई 12 प्रोडक्ट रिटेल नहीं कर पाता तो उसको वीबीओ स्थान मतलब लेवल पोजीशन नहीं दिया जाए, और उससे वेट करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। आई डू, यू डू, वी डू प्रोसेस जो है उससे गुजरना पड़ेगा। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको रेगुलरली VRO अटेंड करना पड़ेगा, यानी वीवा रिटेलर्स ओरिएंटेशन। एंड द गुड न्यूज जो नॉर्थ इंडिया में है, हमारे CEO खुद वीवा रिटेलर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम आने वाला सैटरडे यानी कल से शुरू करने वाले हैं। मालवीय स्मृति भवन जो दिल्ली में है, कनॉट प्लेस में, वहां पर मौजूद होंगे हमारे रिस्पेक्टेड CEO। वो खुद VRO उन्होंने शुरू किया हुआ है। अगर आप दिल्ली के इर्द गिर्द मतलब आसपास रहते हैं, आप NCR दिल्ली के रीजन में, तो जरूर अपनी टीम के जितने भी वीवा रिटेलर्स हैं और VBOs हैं, और आप खुद वहां पर कल सही टाइम पर पहुंच जाइए। 3 बजे का प्रोग्राम है, तो 2-2:30 बजे तक वहां पर आप पहुंच जाएंगे तो बढ़िया होगा। तो वीवा रिटेलर्स को VRO में बैठना पड़ता है और खुद की नॉलेज को एनहांस करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक प्रोसेस से हम लोग गुजर रहे थे जिसके अंदर अब सुधार आ चुकी है। तो वो है कि रिक्रूट, रिक्रूट, रिक्रूट एंड रिक्रूट। यानी मैंने इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस शुरू करी और फिर मैंने किसी और को शुरू करवाया और उन्होंने किसी और को भी एनरोल किया। तो इस प्रकार एनरोलमेंट पर एनरोलमेंट का प्रोसेस से हम गुजर रहे थे बहुत सालों से। और उससे क्या हो रहा था, सही लोग अंदर आ रहे हैं या गलत लोग अंदर आ रहे हैं, और सही तरीके से लोगों को अंदर लाया जा रहा है कि नहीं, ये हम पता लगा नहीं पा रहे थे। उसकी वजह से ये नया सिस्टम जो है कंपनी ने बनाया, जिससे एक VR को 12 प्रोडक्ट रिटेल करना पड़ता है, फिर वो VBO बनते हैं और दूसरों को इंक्यूबेट करने का एलिजिबिलिटी भी वो खुद पाते हैं। ये है इसके पीछे जो है कारण, वो मैं आपको आज समझा रहा था। अब मैं आपको 10th स्टेप जो है उसकी जो कुछ पॉइंट्स यहां पर पेश करना चाहता हूं। जैसे है, स्पॉन्सर अ न्यू वीवा रिटेलर एटलीस्ट फोर्टनाइटली। स्टेप नंबर 10 का एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, यानी एज ए VBO आपको मिनिमम 2 हफ्ते में एक स्पॉन्सरिंग मिनिमम आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू स्पॉन्सर 1 VBO once in a fortnight. दैट इज द स्टेप नंबर 10 का फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट है, मेक देम स्टार इन 1+1 वीक बाय गाइडिंग एंड असिस्टिंग देम टू रिटेल 300 PV। तो जैसे ही आपने किसी को बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर किया, अब आता है वो इंक्यूबेटर का वैल्यू और उसका मीनिंग समझने का टाइम। तो जैसे ही आपने उनको स्पॉन्सर किया और जैसे ही वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो गए, तो उन्हें आप अपने साथ रखिए और आप उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वक्त बिताते हैं, तो आप उनको एक एक करके समझा सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग वीवा बिजनेस ओनर पोजीशन। और इस प्रोसेस को करने के लिए कंपनी आपको एक रिवॉर्ड देते हैं। जैसे अगर आपने किसी को स्पॉन्सर किया और उसी वीक में, जैसे कि मानते हैं कि कल सैटरडे है, वीक नंबर 490, और सैटरडे आपने किसी को स्पॉन्सर किया बिजनेस के अंदर और उनकी शुरुआत हुई शनिवार, और सैटरडे से लेकर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे होता पहला क्लोजिंग। जिस वीक उनकी एनरोलमेंट हुई और पहली क्लोजिंग होती है, उस क्लोजिंग से पहले यदि उन्होंने 300 PV का रिटेलिंग कर डाला, तो आप बनेंगे अ फंटास्टिक बिजनेस इंक्यूबेटर, और कंपनी आपको तारीफ करते हुए आपको 2000 बिजनेस इंक्यूबेटर बोनस आपको रिवॉर्ड देते हैं। ये 2000 बिजनेस इंक्यूबेटर बोनस आपको लेना चाहिए, बिकॉज इट इज वन रिवॉर्ड। आपकी जो मेहनत और एफर्ट जो आपने डाला, उस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हुए कंपनी आपको ये बिजनेस इंक्यूबेटर बोनस देते हैं 2000।
तो मान लो कि शनिवार आपने उनको स्पॉन्सर किया वीक नंबर 490 में, और 90 की कट ऑफ हुई शुक्रवार को। उससे पहले आपने उनको 300 पीवी का रिटेल कराया। 300 पीवी का रिटेलिंग मतलब दोस्तों एक टेस्टिंग पार्टी, या उनकी तरफ से 4-5 लोगों से अलग अलग दिन जाकर मिलना, और उसी प्रोसेस से आप रिटेलिंग कर सकते हैं। वो तो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो रिटेलिंग कैसे कराना उसका एक अलग स्टेप हम लोगों ने देखा कि हाउ टू हेल्प देम इन द लास्ट वीक। तो उस वीडियो को अपलोड किया जाएगा, उससे भी आप रेफर कर सकते हैं। तो पॉइंट यही है, पहला क्लोजिंग जो है उससे पहले, यानी फर्स्ट कट ऑफ जो है उससे पहले अगर उन्होंने बीबीओ लेवल अचीव कर लिया और आपने उनको सपोर्ट किया, तो आपको 2000 वीवा बिजनेस इंक्यूबेटर बोनस कंपनी की तरफ से आपको दिया जाएगा। यदि आपने वो फ्राइडे के अंदर नहीं किया, और एक ऑप्शन भी है, और एक ऑप्शन बचता है जो आपको टाइम दिया जाएगा नेक्स्ट कट ऑफ के लिए। तो आप उनको नेक्स्ट फ्राइडे, यानी इस फ्राइडे, यानी 490 के कट ऑफ में आपने उनको इंक्यूबेटर पोजीशन यानी बीबीओ पोजीशन नहीं दिलवाया, तो आप और 1 वीक का टाइम ले सकते हैं, 1 हफ्ते का टाइम, और उस नेक्स्ट कट ऑफ से, यानी 491 का जो फ्राइडे कट ऑफ है, उससे पहले उनका जो 300 पीवी का रिटेलिंग जो है वो कंप्लीट कराएंगे। तो कंपनी तब भी आपको बिजनेस इंक्यूबेटर की बोनस वो आपको देंगे, लेकिन 1000 देंगे, 2000 आपको नहीं दिया जाएगा, 1000 दिया जाएगा। सो दैट इज वीवा बिजनेस इंक्यूबेटर। तो आपको बिजनेस इंक्यूबेटर बनना है, और 1 in 2 weeks यानी 15 दिन में मिनिमम एक स्पॉन्सरिंग आपकी तरफ से होनी चाहिए, और आपको उनको 300 पीवी 1+1 वीक के अंदर रिटेल करने के लिए मदद करना होगा। देखिए, रिटेलिंग पर जब आप लोगों को लेकर जाते हैं उसका फायदा मैं आपको बताता हूं। जैसे लोग बिजनेस के लिए नए होंगे, मैक्सिमम पीपल जो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं उनका बैकग्राउंड एम्प्लॉय बैकग्राउंड होता है, कोई कोई स्टूडेंट होता है, कोई हाउसवाइफ होती है। तो उनके बैकग्राउंड ये ऐसा है कि जहां पर उन्होंने कभी लाइफ में किसी को कुछ सेल नहीं किया, और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, आप याद रखिए, दिस इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब पहला, मतलब एक लेसन, फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट स्किल, जैसे हमारे जो मेंटर अभिलाष जी कहते हैं, फर्स्ट स्किल जो हमें सिखाना पड़ता है वो स्किल है सेलिंग स्किल। इसीलिए कंपनी ने इस प्रोसेस को बनाया। मैं तो इस प्रोसेस से काफी खुश हूं दोस्तों। पूछिए क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर आने के बाद, ये 5वां महीना चल रहा है, दिस इज ऑलमोस्ट 6th month, आई थिंक जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, यस, ऑलमोस्ट 5.5 months कंप्लीट हो चुकी है। एंड 5.5 महीनों के अंदर मैंने देखा कि बिजनेस के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, जो इससे पहले मैंने इतना इस लेवल पर स्टेबिलिटी महसूस नहीं किया। तो इस प्रोसेस के अंदर आने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि हम दीवार खड़ा कर रहे हैं, ब्रिक यानी ईंट पे ईंट रखते हुए, लेकिन बीच में हम सीमेंट भी डाल रहे हैं। और ये सीमेंट डाले बिना, डाले बगैर आपने जितना भी बड़ा एक दीवार खड़ा किया, एक हल्का सा हवा, एक हवा के झोंके से क्या होता है, वो पूरा दीवार जो है वो गिर जाता है। दोस्तों, हम तो ताजमहल बनाने आए हैं यहां पर, झोपड़पट्टी तो दिन में बन जाती है, ताजमहल बनने में थोड़ा वक्त लगता है। तो थोड़ा सा हमें इंतजार करते हुए, ईंट पर ईंट रखने से पहले ईंट पर सीमेंट का एक लेयर लगाएंगे, और उसके ऊपर हम लोग ईंट रखेंगे, तो एक मजबूत एक दीवार आप बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, जिस घर में ना सिर्फ आप, आपके टीम के मेंबर्स और आपके फैमिली भी उस घर पर आप फ्यूचर में सुरक्षित उन्हें पा सकते हैं, यदि आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया तो। होप आज का ये पॉइंट आपको क्लियरली आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि 10th स्टेप जो बिजनेस इंक्यूबेटर बनने का ये स्टेप यहां पर बताया जा रहा है, ये स्टेप बहुत ही जरूरी है। तो लोगों को बिजनेस के अंदर लाना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, अगर सेलिंग नहीं सिखाया तो और क्या सिखाया? ये डायरेक्ट जॉइनिंग इंडस्ट्री नहीं है, डायरेक्ट बाइंग इंडस्ट्री नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पहला एक सबक यानी लेसन, एक स्किल
हमें सिखाना होगा, और खास करके दोस्तों हमें सीखना होगा। सिखाएंगे तब जब सीखेंगे पहले हम। तो ये सेलिंग स्किल हमें सिखाना होगा हमारे लोगों को, जब हम उन्हें इंक्यूबेट करते हैं। जो लोग गुस्से में थे, ये प्रोसेस आने के बाद सर थोड़ा सा ना सिस्टम थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो गया, अच्छी बात है। जैसे मैं किसी, आजकल ना वीकली मेरा 3 दिन 4 दिन उड़ना पड़ता है फ्लाइट में, इधर से इधर अलग अलग सिटीज से, राइट। तो हर बार एयरपोर्ट के अंदर जाता हूं मैं भी थोड़ा सा परेशान हो जाता हूं, क्योंकि हर बार मेरा आईडी प्रूफ पूछते हैं, राइट। उसके बाद मुझे टिकट दिखाना पड़ता है, बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है, फिर सिक्योरिटी, वहां पर जाने के बाद सिक्योरिटी चेक करते हैं, ऐसे चेक करते हैं कि क्या आपके पास कोई चाकू है, आपके पास कोई बॉम्ब है, राइट। ये सब चेक करते हैं। हमें परेशानी होती है, अरे यार कितने बार चेक करोगे यार, हर बार तो इसी एयरपोर्ट से गुजर रहा हूँ, मतलब 1000 बार आ चुका हूँ बैंगलोर एयरपोर्ट, फिर से मुझे चेक कर रहे हैं। थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ा हमें भी अपसेट होता है कभी कभी, लेकिन क्या करें, सुरक्षित रहने के लिए इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जब मैं फैमिली को लेकर एयरपोर्ट में जाता हूं तब लगता है मुझे, अच्छा यार सही किया इन लोगों ने, टेस्ट किया, चेक किया हमें पहले। क्यों? जब उन्होंने मुझे चेक किया, ये तो पक्की बात है कि हर किसी को चेक किया होगा। और जिस फ्लाइट से मैं जा रहा हूं, कोई उसे हाईजैक नहीं करेगा, इस एयरपोर्ट में कोई बॉम्ब नहीं रखेगा, मैं सुरक्षित हूं, सेफ हूं, सेफ्टी है। तो सेफ्टी रहने की वजह से मुझे कभी कभी कुछ चीजों को ना एक्सेप्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। और जैसे मुझे एयरपोर्ट के अंदर जाने के वक्त थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन मैं उसके बाद पीसफुली रह सकता हूं, एयरपोर्ट से मैं ट्रैवल कर सकता हूं फ्लाइट में। वैसे ही अगर आपकी कंपनी के अंदर इस प्रकार का गेट नहीं है, एक कम्युनिटी के अंदर एक गेट होता है ना, वो गेट नहीं है, सिक्योरिटी चेक नहीं कर रहा है, तो उस कम्युनिटी में रहना आपके लिए खतरा है। जैसे एक डिसीजन मैंने और वाइफ ने मिलकर लिया कि किस स्कूल में हमें बच्चों को डालना चाहिए, और 2-3 स्कूल्स हमारे घर के पास है, बढ़िया इंटरनेशनल स्कूल्स। तो हमने 2 स्कूल्स में से एक स्कूल फाइनलाइज करना था, तो दोनों के बीच में से एक का डिसीजन हमने लिया। वो डिसीजन कैसे लिया मैं आपको बताता हूं। एक स्कूल की बस हमारे अपार्टमेंट के पास आ गई, जिसमें बच्चों को ऐसे ही जाने दिया उन्होंने, बस से उतरते ही ऐसे ही बच्चों को जाने दिया। और सुबह जब वो बस में बच्चों को लेते हैं तो किसी प्रकार की चेकिंग नहीं है, हर बच्चे को जो यूनिफॉर्म पहना हो हर बच्चे को उस बस में चढ़ा देते हैं। तो हमें अच्छा नहीं लगा ये, क्योंकि बस के अंदर जाना तो ठीक है, लेकिन बस से उतरते वक्त कम से कम वो पेरेंट्स हैं कि नहीं वहां पर, वो चेक नहीं कर रहे थे। और दूसरा स्कूल है, जिस स्कूल की जो वो बस है, और बस के अंदर जो वेटर जो भी है वहां पर एक स्टाफ, वो स्कूल के स्टाफ, उन्होंने चेक किया कि इस बच्चे के पेरेंट यहां पर है कि नहीं, तब जाकर उस बच्चे को उधर से बस से उतरने दिया उन्होंने। तो हमने ये स्कूल सेलेक्ट किया, क्योंकि हमें लगा बच्चे के लिए ये सुरक्षित है। देखिए, एक बच्चे के जो स्कूल का डिसीजन जो है हमने ऐसे लिया, अरे ये तो वीवा तो हमारा करियर है, ये कोई स्कीम नहीं है दोस्तों। गेट रिच क्विक बिजनेस, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग का एक दोष, एक रोग मानता हूं, कि इसके अंदर ऐसे लोग आते हैं जिनको ये स्कीम लगता है, चलो इसको लगा डाला लाइफ में, इसको लगा डाला लेफ्ट में तो लाइफ जीना डाला। अरे छोड़ो ये बेकार की बातें, ऐसे आज तक ना कोई करोड़पति बना और आगे भी बनेंगे। तो अगर आपको मिलेनियर बनना है तो सिस्टम को अपनाना है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये एक गेट रिच श्योर बिजनेस है। तो रॉबर्ट कियोसाकी के लैंग्वेज में, दिस इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम, गेट रिच श्योर बिजनेस। सर 300 पीवी एक नए आदमी की तरफ से रिटेलिंग कराना है, अरे यार 300 पीवी रिटेलिंग नहीं कर पाओगे एक नए आदमी के साथ बैठकर, अगर आप ये स्किल सेट आपने जो सीखा है वो आप किसी को नहीं सिखा पा रहे हैं, तो किस किस्म के, किस तरह के लीडर बनेंगे आप, किस लेवल के लीडर को आप क्रिएट करेंगे। आप भी अंगूठा छाप और आपके साथ भी अंगूठा छाप, बड़ी तरक्की होगी भाई देश की, राइट। तो कम से कम आप अनपढ़ हो तो ठीक है, कम से कम जो स्किल सेट हमें जो चाहिए वो हमें जरूर चाहिए दोस्तों, क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी का एक बड़ा फैन हूं मैं। वो कहते हैं कि आपकी जो बुरी इनकम, मतलब आपका अगर इनकम बहुत छोटा है,
या आप गरीब हैं, आज का आपका जो इनकम जो है उसके अंदर आपको खुशी नहीं मिल रही है, आपका इनकम बहुत छोटा है, इसका मतलब है ये एक प्रतिबिंब है आपके स्किल सेट की। यदि आपके अंदर स्किल्स बुरा है, स्किल सेट ठीक नहीं है, इफ यू आर पुअर इन योर स्किल सेट, डायरेक्ट सेलिंग में आपका इनकम जो है, अर्निंग, वो भी बहुत कम होगा, पुअर होगा। तो आमिर बनने के लिए रिच डैड का एक सजेशन है, यू बिकम रिच नॉट जस्ट बाय अर्निंग मनी बट बाय बिकमिंग स्किलफुल। और स्किल्स की बात जब होती है दोस्तों, सेलिंग स्किल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यू हैव टू फर्स्ट लर्न सेलिंग, नॉट जस्ट ज्वाइनिंग। हाँ, हमें लोगों को एनरोल करना है, वो भी एक प्रोसेस है, लेकिन अगर आप सेलिंग नहीं सीखते हैं तो बिजनेस के अंदर आकर भी और हजारों लोगों को लाकर भी फायदा क्या है, यदि ये 1000 लोग किसी काम के लायक नहीं है तो दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड कम करना भी स्पीड बढ़ाने का तरीका होता है। राइट डाउन इन योर बुक, स्लो इज द बेस्ट स्पीड। तो आप ये जो स्पीड कम कर रहे हैं, ये स्पीड कम करने की बात नहीं हो रही है, सिस्टम को मजबूत करने की बात हो रही है। वैसे भी आपको कंपनी ने बोला कि एनरोल फ्री में कर लो, करते जाओ करते जाओ, लोग सबको जोड़ते जाएंगे सिस्टम के अंदर, और एक दिन आपके साथ होंगे 20 लोग, 40 लोग। 40 लोगों ने मिलकर क्या किया? 40 लोगों ने मिलकर कुछ नहीं किया, क्योंकि वो आए जिस द्वार से, उस द्वार में उनको सही स्किल सेट सिखाया नहीं जाता। एक एग्जाम्पल, उदाहरण। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमने 10 लोगों को पाया, 40 लोगों का एग्जाम्पल एक तरफ और 10 लोगों की एग्जाम्पल, और 10 लोग आए रिटेलिंग स्किल सीख कर आए। जो ये 10 लोगों की जो टीम है दोस्तों, उनके अंदर इतनी तो क्षमता है कि महीने में 300 पीवी कैसे भी रिटेलिंग वो करेंगे ही करेंगे। और ये हमारे भाई लोग 40 लोग, जो दोस्त लोग हैं इकट्ठा एक तरफ, उनको ना स्किल पता है, सिर्फ एनरोलमेंट पर सिखाया गया। ये लोग क्या करेंगे? एनरोलमेंट पे ध्यान देंगे। एनरोलमेंट से क्या फायदा है? एनरोलमेंट से आप कुछ नहीं पाएंगे। एनरोलमेंट यानी रिक्रूटमेंट विथ रिटेलिंग इज द नेम ऑफ द गेम। तो 10 लोग हमारे साथ जो है, उदाहरण जो मैं दिया था आपको, सेकंड एग्जाम्पल, ये 10 लोग महीने का 3000 पीवी, बिना एक भी ज्वाइनिंग, बिना एक भी एनरोलमेंट, आपको 3000 पीवी का वॉल्यूम प्रोड्यूस करने के काबिल रखते हैं, काबिल बनते हैं, लायक बनते हैं। और ये 40 लोग जिनको आपने एनरोलमेंट नहीं सिखाया, मतलब रिटेलिंग नहीं सिखाया, तो ये 40 के 40 खुद भी स्किल्स नहीं जानते हैं और दूसरों को भी ये स्किल सेट दे नहीं सकते। तो इसीलिए दोस्तों, कभी कभी दौड़ना ठीक है, लेकिन ठहरना भी कभी कभी ठीक है। थोड़ी सी ठहराव, थोड़ी सी रुकावट, थोड़ी सी पॉज करना बीच में इस जर्नी में अच्छी बात है। जैसे मैं कभी कभी ये एग्जांपल देता हूं कि कोई कोई इतनी जल्दी में रहता है, इतना मतलब उसको कभी मान लो कि चंडीगढ़ से वो दिल्ली पहुंचना चाहता है, इतना स्पीड और इतना तेज वो पहुंचना चाहता है कि भूल ही जाता है पेट्रोल पंप में पेट्रोल, अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए। अरे पेट्रोल भरे बिना आप दौड़ोगे, गाड़ी चलाओगे, 5th गियर में जाओगे, तो बीच में हाईवे में कहीं अटक जाओगे, क्योंकि अंदर फ्यूल नहीं है। यदि 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट फ्यूल भरने के लिए, ईंधन डालने के लिए आपने समय दिया हो, समय निकाला, तो लंबी समय तक आप गाड़ी चला सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच भी सकते हैं। तो बिना स्किल सेट अपनी टीम में लोगों को रखना, मनमोहन सिंह जी हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी स्टेटमेंट से आज की ये बात खत्म करना चाहूंगा। उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया था, आदरणीय मंत्री, प्रधानमंत्री जी हमें बताइए कि इस देश की जो जनसंख्या है, क्या ये देश के लिए बोझ है या ये संपत्ति है? यानी इज इट एन एसेट और अ लायबिलिटी? तो मनमोहन सिंह जी तो काफी एजुकेटेड हैं, काफी एक नॉलेजेबल पर्सन है।
मैच्योर एक आदमी है, तो उनको पता था क्या जवाब देना है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया जो आज मैं आपको दे रहा हूं, और इसे याद रखिएगा हमेशा टीम बिल्ड करते वक्त, क्योंकि ये फिलॉसफी आपके लिए बहुत काम आएगा। प्रधानमंत्री, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, जो देश के पढ़े लिखे देशवासी हैं वो देश की संपत्ति हैं, जो अनपढ़ हैं वो देश के लिए बोझ है। मतलब उन्होंने उस वक्त कहा जब वो प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों, आपको भी सेम थॉट प्रोसेस अपने माइंड में रखना होगा। जो स्किल्ड वीबीओस आपके साथ होंगे, आपके साथी, आपके टीम मेंबर्स होंगे, वो आपके लिए और कंपनी के लिए, टीम के लिए वो संपत्ति है, वो एसेट्स हैं। जो अनस्किल्ड हैं, जिनको आपने स्किल्स नहीं सिखाया या वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, वो आपके लिए आज नहीं तो कल बोझ बनकर ही रह जाएंगे। तो आप ही डिसाइड करिए कि आपको किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसा एक टीम मिले जिसके अंदर सारे के सारे लोग स्किल्ड हो, तो उनको सेलिंग स्किल शुरुआत में सिखाइएगा। एवरी वीक उनको VRO में शामिल रखिएगा और आप खुद शामिल रहिएगा। और एवरी टाइम RTP जब आपके स्टेट में, आपको जो सबसे नजदीक वाला RTP है उस RTP में उनको बिठाइएगा। और जो फाउंडेशन डायमंड महीने में एक बार जो कंडक्ट किया जाता है, उससे भी, उसके अंदर भी उनको प्लग इन करिएगा। ये करने से आप डेवलप करेंगे अ सेट ऑफ लीडर्स, अ सेट ऑफ टीम मेंबर्स, VBOs, जो आपके लिए एसेट बनेंगे। और दोस्तों, इस प्रकार के लोगों को रेडी करने से ही, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने से ही आप लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं। वरना सिर्फ लोगों को जोड़ते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनरोलमेंट पर ही फोकस करने से आप लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट में जा नहीं सकते हैं। इन द लैंग्वेज ऑफ रॉबर्ट कियोसाकी, आप आमिर बन नहीं सकते हैं। तो हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, हमें एक टीम चाहिए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड लोग या स्किल्स सीखने वाली जो माइंडसेट है, वैसे लोग हमें मिले। तो चलिए स्टेप नंबर 10 का फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूं मैं। तो स्टेप नंबर 10 कहता है बी अ बिजनेस इंक्यूबेटर। स्टेप नंबर 10 और उसका पहला पॉइंट, 15 दिन में एक बार मिनिमम एक बंदे को हमें बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर करना ही पड़ेगा। और चलिए ये बात यहां पर बीच में रखना चाहूंगा, अगर आप स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, अगर आप स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कारण हो सकता है, इसका वजह क्या हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, आपको खुद इस इंडस्ट्री पर विश्वास नहीं है, यानी आप खुद इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को बिलीव नहीं करते हैं। उसका प्रतिबिंब है कि आप एनरोल नहीं कर पाते। स्टेप नंबर 1, मतलब रीजन नंबर 1। और अगर आप एनरोल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में सही तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं। दोनों में से एक हो सकता है। अगर आप अप्रोच कर रहे हैं और एनरोलमेंट नहीं हो रहा है, तो यू आर नॉट अप्रोचिंग इन द राइट वे। और अगर आप अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको अभी तक इस बिजनेस के ऊपर विश्वास, संपूर्ण मतलब कंप्लीटली आपको विश्वास नहीं है बिजनेस के अंदर। तो ये दोनों चीज आप माइंड में रखिएगा। तो 18 गोल्डन स्टेप का पहला पॉइंट है 15 दिन में मिनिमम एक स्पॉन्सरिंग हमारी तरफ से होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, 300 PV का रिटेलिंग हमें 1+1 वीक के अंदर कंप्लीट कराना है और बिजनेस इंक्यूबेटर बोनस हमें पाना है। और पॉइंट नंबर 3, जैसे ही आपका जो इंक्यूबेशन हो जाता है, आपने इंक्यूबेटर बोनस अचीव कर लिया, तो आपको अपना खुद का एक पोस्टर अपलाइन की तरफ से बनाना होगा। कंपनी का एक फॉर्मेट है और वो पोस्टर बनाकर, जैसे विष्णु साइकिया ने इंक्यूबेटर बोनस अचीव किया,
आपने से हर किसी ने, जब बिजनेस इंक्यूबेटर बोनस आप अचीव करते हैं तो एक पोस्टर आपका बनना चाहिए, आपको ये चेक करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खुद की आरती भी खुद उतारना पड़ता है। तो हमें मार्केटिंग में खुद की जो अचीवमेंट है हमें खुद दुनिया को बताना पड़ता है। आपका जो पोस्टर है वो आप पाएंगे अपलाइन से, अपलाइन डायमंड या जो भी आपके अपलाइन मेंटर है उनकी तरफ से वो पोस्टर बनाया जाएगा, वो पोस्टर आपको दिया जाएगा, उससे व्हाट्सएप स्टेटस पर, डीपी पर, फेसबुक पर, स्टोरीज में, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पे सोशल मीडिया पर वो फैलाइए ताकि लोगों को पता चले यस धर्मवीर भारती एक बिजनेस इंक्यूबेटर हैं, बलराज सिंह डिलॉन वो एक बिजनेस इंक्यूबेटर हैं, पुष्पा शर्मा एक बिजनेस इंक्यूबेटर हैं, और बंटी हंडिक राइट वो एक बिजनेस इंक्यूबेटर। तो आपका चारों ओर ये मैसेज जाएगा और ये मार्केटिंग भी होता है कि आपने कुछ किया है काम। ये होता है पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 4 ये है, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्रंट से लीड करना चाहिए। आखिरी पॉइंट आज के लिए पॉइंट यही है, मंकी सी मंकी डू। मंकी सी मंकी डू एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है जिसे फॉलो करते हुए मैंने करोड़ों रुपया पैसा कमाया। यदि आप भी करोड़ों में कमाना चाहेंगे तो एक बार यहां पर दिल की सिंबल दीजिए, मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों का दिल धड़क रहा है और उस धड़कन के अंदर करोड़ों कमाने की इच्छा और चाहत और क्या बोलूं मैं लक्ष्य है। क्या बात है, राइट। यदि आप अच्छा इतने सारे हार्ट्स, माय गॉड, किसी ने 10 दे दिया, यहां पर किसी ने 5 दिया, वेरी गुड। आपका दिल अभी भी धड़क रहा है, राइट। तो इस करोड़ों में पैसा कमाने का जो टेक्निक है सिंपल दोस्तों, मंकी सी मंकी डू। याद रखिए, जैसे अभी मैं इस वेबथॉन के अंदर स्पॉटलाइट पर हूं, जब भी आपके टीम मेंबर्स आपके साथ जुड़ जाते हैं, स्पेशली जब वो आपके साथ रहते हैं और जब वो आपको देखते हैं, और जब आपके साथ नहीं रहते हैं तब भी आपकी एक्टिविटीज उनको डिजिटली पता ही चल जाता है। तो जैसे ही लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं, लोग आपको देखना शुरू करते हैं, आपको स्टडी करना शुरू करते हैं, आपको फॉलो करना शुरू करते हैं। तो आपके टीम मेंबर्स हमेशा आपको देखते हैं। जैसे मैं गुवाहाटी में आरटीपी में था, उस आरटीपी के अंदर कुछ आउटस्टैंडिंग अचीवर्स थे। पता है व्हाट इज आउटस्टैंडिंग अचीवर्स? वो हॉल के बाहर खड़े रहते थे हमेशा, आउटस्टैंडिंग अचीवर्स। तो मैंने स्टेज से उन लोगों को अंदर बुलाया, बिठाया, मैंने कहा माय डियर आउटस्टैंडिंग अचीवर्स, हम जिस बिजनेस के अंदर हैं उस बिजनेस के अंदर बहुत मतलब आपको बहुत होशियार मतलब अलर्ट रहना पड़ता है। उन्होंने पूछा सर क्यों? मैंने कहा बंदरों के बीच में है, राइट, फ्रॉम मंकी टू मैन इवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत कहता है कि बंदर से बना है मानव, राइट। तो मंकी सी मंकी डू ये आदत अभी तक गया नहीं है हमारे अंदर से, राइट। मंकी सी मंकी डू। तो मैंने उन आउटस्टैंडिंग अचीवर्स को बुलाया अंदर, कहा बेटा तू आज बाहर खड़ा रहेगा, तुम्हारे 10 लोग अंदर बैठे हैं, उनको क्या संदेश जा रहा है? अरे अपलाइन जब स्टेज पे बोलता है, जब कभी ट्रेनिंग चलता है तो बाहर खड़ा रहना ठीक है। तो गलत आदत, गलत कल्चर फैला रहे हो तुम। वहां पर स्टेज पर कोई बोल रहा है डायमंड और तुम बाहर खड़े हो, तो क्या इज्जत दे रहे हैं आप? वाइब्रेंट विवा एजुकेशन की बेइज्जती हो रही है। डियर आउटस्टैंडिंग अचीवर, अंदर आकर बैठो। तो फिर वो सारे रूबीज एंड स्टार थाउजेंड्स एंड पर्ल, कुछ लोगों को अक्कल आया, हाँ सर आपने सही कहा, मंकी सी मंकी डू। तो ये मंकी सी मंकी डू प्रिंसिपल आपको हमेशा याद रखना होगा, जो करोड़ों में कमाने के लिए मुझे मदद किया, क्योंकि मैंने लोगों के सामने अपने आप को सही तरीके से, मैंने ये नहीं कहा कि मैं एक्ट करता हूं, मैंने आदत बना डाला कि लोगों के सामने अपने आप को हर चीज में सही तरीके से पेश करना। चाहे वो आपकी ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे बैकग्राउंड जो लगाना चाहिए वो हो, चाहे आपकी जो बात करने का तरीका हो, अपलाइन को रेस्पेक्ट देने की जो एक कल्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, हर चीज में आपको ये याद रखना होगा, मंकी सी मंकी डू प्रिंसिपल हर हमेशा काम करता है। और आपने अगर इंक्यूबेशन नहीं किया, गेस व्हाट, आपको हक नहीं बनता, आपका हक नहीं बनता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी को इंक्यूबेटर बनने का, नॉलेज देने का,
मार्गदर्शन देने का या किसी भी प्रकार की सपोर्ट या इनपुट देने का आपका हक नहीं बनता है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप खुद इंक्यूबेट नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को कैसे इंक्यूबेटर बनने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं, कम से कम इसके बारे में थोड़ा सा आप सोचिए। राइट, मैं आज देख रहा हूं यहां पर हमारे जो एग्जीक्यूटिव वाइट डायमंड हरिप्रसाद जी हैं, हमारे वीएसी मेंबर्स हैं हमारे बीच में। राइट, इन लोगों ने इस प्रोग्राम में अपने आप को शामिल किया क्योंकि ये अपनी टीम को भी दिखाना चाहते हैं कि हमें हर वक्त कुछ सीखना है, हर लर्निंग सेशन में हमें आगे रहना है। तो इस तरह अपने आप को फ्रंट में रखते हुए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिए, ये है फोर्थ पॉइंट, 10th गोल्डन स्टेप बी अ बिजनेस इंक्यूबेटर के अंदर। फोर्थ पॉइंट ये कहता है, लीड द रोड फ्रॉम द फ्रंट, लीड द रोड फ्रॉम द फ्रंट। सो दोस्तों, मैं देखना चाहूंगा अभी से आप सभी लोग इंडस विवा के अंदर इंक्यूबेटर रेगुलर, मिनिमम महीने में 2 बार आपको इंक्यूबेटर बोनस अर्न करना पड़ेगा, यानी अचीव करना पड़ेगा। राइट, तो याद रखिएगा आज के सारे पॉइंट्स, और ये भी वीडियो जो है इसको भी अपलोड किया जाएगा। जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया बंदा जुड़ता है तो अगर आपके पास ये सारी वीडियोस हैं रिकॉर्डिंग, इसके लिंक्स आप शेयर कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि हर दिन एक गोल्डन स्टेप आप सीखना और कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करना, ताकि लोग इसे देखकर कुछ सीख सकते हैं। और मतलब वीडियो का लिंक देना ही नहीं, उसके बाद नेक्स्ट डे उनके साथ बैठना है और पूछना है। चलिए जितेंद्र जायसवाल जी, आपको कल मैंने लिंक दिया था स्टेप नंबर 1 का, स्टेप नंबर 1 में आपने क्या सीखा? अगर उन्होंने वीडियो नहीं देखा तो पकड़े जाएंगे, अगर उन्होंने वीडियो देखा तो आपको पता चलेगा कि ये सीखने के लिए रेडी है। दोस्तों, मेरे मेंटर ने एक बात कहा रिसेंटली, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं उसका फैन बन गया। मैं तो मेरे मेंटर का तो बड़ा फैन हूँ, नंबर 1 फैन हूँ। ये तो मैं दुनिया के सामने खुल के बोलता हूँ, स्टेज पर या हर मंच पर। लेकिन मेरे मेंटर ने मुझे एक चीज बताया रिसेंटली, जो आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लिख लीजिएगा इसे, अपनी मन की गहराइयों में इसे उतार डालिए, और वो है, what you expect will not happen, what you inspect only will happen। कितनी शानदार स्टेटमेंट है ये, इसको अगर किसी को समझ में आ गया ये चीज, तो लोग इस स्टेटमेंट से बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। what you expect will not happen, what you inspect will happen। तो इसी स्टेटमेंट के साथ आज आप लोगों को इस वेबथॉन से रवाना होने का समय आ गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्राइडे की क्लोजिंग के लिए, और होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा, और आप लोगों को अच्छा लगा तो आपको अभी अनम्यूट किया जाएगा। सब लोग एक ही आवाज में कहिए, जय हिंद।